नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं बीजेजेएम न्यूज। आप सभी को पता है कि प्रवेश परीक्षा वो देश के किसी भी विश्वविद्यालय की हो, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और जो न्यूज इसमें सर्कुलेट हो रही हैं आगामी प्रवेश परीक्षाओं के संदर्भ में, उसके बाद प्रवेश परीक्षाएं और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे में यह आवश्यक है कि आप लोगों के बीच एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जाए जो आप लोगों को प्रवेश परीक्षा में सहायता दे सके और आप सब सफल हो सके। आज हमारे साथ जो साथी हैं उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना स्नातक पूर्ण किया और परास्नातक की प्रवेश परीक्षा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टॉप किया और देश के जाने माने विश्वविद्यालय जेएनयू में उन्होंने अच्छी खासी रैंक हासिल की। तो आज हम उन्हीं के साथ प्रवेश परीक्षा का पूरा अनुभव समझेंगे, कैसे तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आप सफल हो सकते हैं प्रवेश परीक्षा में। इन सभी विषयों पर विस्तृत वार्ता करेंगे उनसे, और दूसरा उनके निजी जीवन की कुछ बातें जो हम सभी लोग जानेंगे। हमारे साथ आज हैं खुशहाल खान जी, बहुत अच्छे शायर हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले खुशहाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, आज हम लोगों के मीटअप का जो उद्देश्य है परीक्षाओं पर बात करना, कि जो विद्यार्थी एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं वो कैसे एंट्रेंस की तैयारी करें और कैसे सफल हो। तो सबसे पहला सवाल मैं यही पुटअप करना चाहूँगा कि जब आपने एंट्रेंस की तैयारी शुरू की तो सीधी सी बात होती है कि कुछ रोकना पड़ता है और कुछ शुरू करना पड़ता है। तो तैयारी शुरू करते समय आपने क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो अन्य विद्यार्थियों को लेना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी, वो तो ज़रूरी है। अब व्यक्तिगत रूप से मैंने फेसबुक डिलीट किया था। कभी कभी एक हफ्ते 2 हफ्ते में न्यूज़ लेने के लिए मैं इंस्टॉल करता था, देख लेता था, लेकिन फिर डिलीट करता था, उसे मोबाइल में नहीं रखता था। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपको एक एकांत में पढ़ाई करने के लिए चाहिए जहाँ फोकस कर सकें, और आपको एक उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा जहाँ आप जो पढ़ें उसको याद करते रहें आंतरिक रूप से। तो यही ज़रूरी है। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन खुशहाल जी, एक विषय यहाँ पर यह भी आता है कि आज समय इतना बदल चुका है कि सोशल मीडिया से भी लोग, बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं। वो आपने फेसबुक की बात की, फेसबुक पर भी बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ाया जाता है या ऐसे तमाम मटेरियल्स आते रहते हैं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके उसको पढ़ते हैं। तो अगर कोई बच्चा ये दलील देता है कि नहीं, मैं तो सोशल मीडिया से स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उससे दूरी नहीं बनाना चाहूँगा, तो उस स्टडी मटेरियल की क्या उपयोगिता है? क्या वो स्टडी मटेरियल बच्चों के काम आ सकता है? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से स्टडी मटेरियल लेते हैं, फेसबुक से स्टडी मटेरियल लेते हैं। यूट्यूब तो खैर चलिए एक अलग विषय हो जाता है, वहाँ पे प्रतिष्ठित शिक्षक हैं तमाम जो पढ़ाते रहते हैं। लेकिन अन्य जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कोई भी मटेरियल उठाता है, भेज देता है, उसको लोग पढ़ते हैं फिर परीक्षा। तो ये कितना सफिशियंट है, कितना बेनिफिशियल, क्या कहना चाहेंगे? स्टडी मटेरियल की बात दूसरी हो जाती है। सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना, कुछ लोग दिन भर लगे रहते हैं उस चीज़ में। आप जाइए, स्टडी मटेरियल लीजिए, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब में जाइए, जिस टीचर से आप कोचिंग लेते हैं पढ़िए, लेकिन निकल आइए उस जगह से, वहाँ ठहर मत जाइए। बात सिर्फ इतनी है। तो एक बात और यहाँ पे आती है कि स्टडी मटेरियल की बात है तो हमने ले लिया, पढ़ रहे हैं हम, लेकिन आपका क्या अनुभव रहा है कि जो चीज़ें सर्कुलेट होती रहती हैं सोशल मीडिया पर और ये कहा जाता है कि आप इसको पढ़ लीजिए, ये परफेक्ट है, ये सही है, और कोई कहता है कि नहीं इसको पढ़ लीजिए, ये सही, तो ये जो चीज़ें उस पर सर्कुलेट रहती हैं, लोग डालते रहते हैं, तो क्या इनकी शुद्धता पर, परिशुद्धता पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह उठा कि ये जो चीज़ें सर्कुलेट की जा रही हैं बच्चों को ये नहीं पढ़नी चाहिए, गलत हैं, सही हैं? मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से वो चीज़ें कितना सही होती हैं, उनको कितना पढ़ा जाना चाहिए? जी, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस से वाकिफ़ होंगे कि क्या क्या सिलेबस है। अगर जो भी मटेरियल आपके पास है आप उस मटेरियल को देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देखिए, और फिर आप खुद जान जाएंगे कि वो कितना सही है और कितना गलत है। दूसरा सवाल मेरा इस विषय पर यह है कि जब आपने अपनी पढ़ाई शुरू की तो टाइम शेड्यूल, क्योंकि
हर किसी के पास 24 घंटे होता है और उसमें आज जान ही रहे हैं कि युवाओं के पास बहुत सारे कार्य रहते हैं। मैं उन कार्यों की बात करना नहीं चाहूँगा। तमाम तरीके के पार्क होते हैं शहर में जहाँ जाना ज़रूरी होता है ना। चाय की तमाम दुकानें होती हैं जहाँ पर जाना ज़रूरी। तो बहुत सारे कार्य हैं आज के यूथ के और कोई उन कार्यों को छोड़ भी नहीं सकता। मेरी सहानुभूति है उन सभी के साथ। लेकिन इन सभी कार्यों के बीच आपने कैसे टाइम शेड्यूल को मैनेज किया? और जो लोग इन सभी कार्यों में लिप्त हैं और फिर भी चाहते हैं कि वो जेएनयू जैसे संस्थान में पहुंच जाएं, पढ़ लें, पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ जाएं, माता पिता की जो उनकी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर सकें, तो उनको टाइम शेड्यूल कैसे फिक्स करना चाहिए? कैसे आपने मैनेज किया, थोड़ा बताइए। जो आपने कार्य बताए अन्य वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन जेएनयू एग्ज़ाम के लिए आपको एक डेडिकेटेड स्टडी करनी होगी। चाहे 3 महीना कीजिए, चाहे 4 महीना कीजिए, लेकिन एक डेडिकेटेड स्टडी करनी ही पड़ेगी। आप सोचें कि हम यहाँ तैयारी भी कर लें, बाहर भी घूमाएं दोस्तों के साथ, ये नहीं हो पाएगा। मैंने भी खुद 3-4 महीने यहाँ इलाहाबाद में घूमा, लेकिन 3-4 महीने घर में रह के पूरी तरह से स्टडी की थी, डेडिकेटेड स्टडी की थी। आप दोनों चीज़ साथ में नहीं कर पाएंगे अगर आपको इस तरह का एग्ज़ाम क्लियर करना है। कितने घंटे पढ़ते थे आप? सुबह से जितना टाइम मिलता था पढ़ता रहता था, और खाना वाना ये सब नॉर्मल चीज़ें हो जाती थी। मतलब अधिकतम समय आप? हाँ। कोई खास स्ट्रेटजी पढ़ने के समय कि हमें इस चीज़ पे इतना समय देना है, इस चीज़ पे इतना समय, ऐसा कुछ नहीं? एक टॉपिक पकड़ता था, उसको क्लियर करके फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, ऐसा कोई खास स्टडी नहीं थी। मतलब एक साधारण सी बात थी कि आपने एक टॉपिक उठाया और उसको अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया। जब वो कंप्लीट हो गया तब आप दूसरे टॉपिक पर जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्टडी का जो एक पहले कई चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। पहली बात ये कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए और एक निर्धारित समय होना चाहिए कि उतना समय आपको उस स्टडी के लिए देना है। और दूसरी चीज़, आजकल ये देखा जाता है कि विद्यार्थी भागते बहुत हैं, इसको भी पढ़ लें, उसको भी पढ़ लें, ये किताब खरीद लें, वो किताब खरीद लें। लेकिन यहाँ पर जो एक बात निकल करके आ रही है, भाई हम इनकी बात पे भरोसा इसलिए करेंगे क्योंकि इन्होंने एग्जाम क्रैक किया है और अच्छी खासी रैंक हासिल की है। तो इनका कहना ये है कि हमें एक टॉपिक को पढ़ना है, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के हमको अगला टॉपिक उठाना है, उसको पढ़ना है। तो ये फार्मूला आप सब भी अपना सकते हैं और आई थिंक आप सब भी सक्सेस हो सकते हैं, सेम लाइक एज खुशहाल खान। अगला सवाल खुशहाल जी ये है कि पुस्तकों के संदर्भ में, क्योंकि मार्केट में तमाम तरीके की पुस्तकें अवेलेबल रहती हैं और किसी भी पुस्तक में जो मेरा अनुभव है कि सही मटेरियल नहीं मिल पाता है और मिला भी तो पूरा मटेरियल नहीं मिल पाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए हमें कंप्लीट मटेरियल चाहिए स्टडी का। तो पुस्तकों का चयन आपने कैसे किया? कैसे बच्चे पुस्तकें चयन करें? तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो फिलॉसफी था, उसी से मैंने एंट्रेंस दिया था। तो मैंने मेरे ग्रेजुएशन में भी कुछ बुक्स थी उनको पढ़ी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी थी वो जो आईएएस की नोट्स आती हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उनको मंगाई थी। वो पतली नोट्स रहती हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल नॉलेज दिया रहता है, तो उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। और जो स्टैंडर्ड बुक्स थी फिलॉसफी की वो मंगाई थी। इसके अतिरिक्त मार्केट में कोई ऐसी पुस्तक जो बच्चे पढ़ सकें? तो वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा किसका कैसा सब्जेक्ट है। लेकिन आपने अपने पढ़ाई के लिए आईएएस लेवल की किताबें? हाँ, आईएएस की ऑप्शनल की फिलॉसफी की नोट्स मंगाई थी। अच्छा, उनसे पढ़ करके आपने तैयारी की। चलिए, अच्छा दूसरी चीज़ ये रहती है कि आपने इनको मंगा लिया, इसके अलावा कुछ लोग मार्केट से और मतलब तमाम तरीके की किताबें खरीदना चाहते हैं, लेकिन कई बार समस्या ये होती है कि बच्चों के पास उतना पैसा नहीं होता है। खासकर इलाहाबाद में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित होते हैं, इतना पैसा नहीं होता उनके पास कि तमाम किताबें खरीद सकें या जैसे आपने मंगाई आईएएस की नोट्स ऐसे वो मंगा सकें। तो क्या रास्ता हो सकता है? क्या आपके पास भी ऐसी कोई समस्या थी या नहीं थी? तो अगर जिनके पास ऐसी समस्या है तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये बताइए। पैसे की तो कोई समस्या नहीं थी, मटेरियल सब कुछ था। ग्रेजुएशन में मेरा फिलॉसफी सब्जेक्ट था तो मटेरियल था, सिर्फ पढ़ना था। और पढ़ाई में भी अगर आप बुक्स उठाते हैं तो बुक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। और लेकिन जो आईएएस फिलॉसफी नोट्स की बात बताएं उसमें सिर्फ वही दिया रहता है जो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें उसका फ़ायदा हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि आमतौर पे बच्चे कई बार इसलिए फेल हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, फेल होने का सेंस सफलता से पीछे रह जाते हैं कि वो अंतर नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो होम एग्जामिनेशन है, जो हम अपने विद्यालय की परीक्षा देते हैं, और जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, इनमें बेसिक अंतर क्या होता है दोनों में, ये समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी तैयारी पूरी हो नहीं पाती है। तो आपकी नज़र से, क्योंकि आपने दोनों तरीके के एग्ज़ाम दिए, दोनों में बैठे और दोनों में आपने सफलता हासिल की,
तो क्या बेसिक अंतर आपको दोनों जगह पर नज़र आता है, थोड़ा सा उसको बताइए। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो होम एग्ज़ाम से अलग होता है। होम एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट में इतना फोकस नहीं करना होता है, आप लिख सकते हैं। लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। और जो किसी भी टॉपिक, जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है उसे पता होता है कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम फंस सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो वही क्वेश्चन पूछते हैं और उसको वही क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। यही हमारे साथ भी हुआ था। मुझे लग रहा था कि यही क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि यही सबसे ट्रिकी है इसमें। इस तरह के कम से कम 8-9 क्वेश्चन जेएनयू में पूछे गए थे जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ट्रिकी थे। होम एग्ज़ाम में वो लोग वो तैयार नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है एक पेज हम लिख देंगे और हो जाएगा, ये वाला छोड़ देंगे। लेकिन फैक्चुअल बेस में ऐसा नहीं हो पाता, वो वही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि 99% लोग छोड़ देते हैं, 1% लोग वो पढ़ते हैं जाके, क्वेश्चन वही पूछे। मीन कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए हमें वो 1% पढ़ना होगा जो 1% होम एग्जामिनेशन में 99% लोग छोड़ देते हैं। ये एक बड़ी बात ये बता रहे हैं आप लोगों को कि आमतौर पे क्या होता है कि होम एग्जामिनेशन में हम लोग जो ट्रिकी चीज़ें होती हैं, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो वो चीज़ें जो हम यहाँ पर स्किप कर चुके हैं वही चीज़ें वहाँ पर मेन रोल निभाने लगती हैं। तो वहाँ पर आपको उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा जो चीज़ें आप होम एग्जामिनेशन में छोड़ देते हैं। ये बात भी आप लोगों को समझनी होगी, तभी आप इस क्षेत्र में कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं। इस फील्ड का मेन एग्ज़ाम से संबंधित मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो बच्चे इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? एक थोड़ा सा समरी टाइप में आप उनको बताइए कि वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें ताकि वो सक्सेस हो सके। पहला तो यही है कि जो सोशल मीडिया उससे दूर हो जाएं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट है उसमें मतलब नोट्स आते हैं तो उनको लीजिए, उनको पढ़िए। दूसरा है सिलेबस में स्टिक रहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक होता है उससे बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एक एक टॉपिक से काफ़ी बुक्स आ जाती हैं, तो लोग सिलेबस में स्टिक नहीं रह पाते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको जेएनयू का एग्ज़ाम देना है, उसमें वो चीज़ नहीं पूछी जाएंगी आप जितना पढ़ सकते हैं। तो उस सिलेबस से स्टिक रहिए, सिलेबस को तैयार कीजिए, फिर से पढ़िए, PYQ हल कीजिए, और जितना हो सके जो चीज़ आपको ट्रिकी लग रही हो, आपको लग रहा है ये छोड़ दें यार ये नहीं आएगा, इस तरह उनको ज़रूर पढ़िए, वो आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कई स्टेप हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, अपने सिलेबस पर नज़र रखिए, ध्यान रखिए और सिलेबस से इधर उधर भागिए मत। और जो चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं आ सकती हैं या नहीं आएंगी, उन चीज़ों पर खास फोकस करिए, क्योंकि जो आपकी नज़र में लग रहा है कि नहीं आएगा, हो सकता है एग्जामिनर की नज़र में वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो ये कुछ बारीकियां हैं जिनका ध्यान रख के आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अभी जल्द ही होने वाले हैं उन सभी में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से आज हमने खुशहाल से बात भी की, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन्होंने विश्वविद्यालयों में अच्छी खासी रैंक हासिल की। इसलिए आप लोगों को इनकी सलाह पर, इनके जो टिप्स हैं, इनकी जो बातें हैं, उस पर गौर करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए और सफलता हासिल करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने आपसे कहा था कि कुछ उनके जीवन की बातें, उनकी कुछ अन्य विशेषताएं जो हैं उन पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आपको बता दें कि खुशहाल एक बहुत अच्छे शायर हैं और हालांकि इनको सुनने का मौका मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाया, 1-2 बार ही हम सुने, आज शायद तीसरी या चौथी बार सुनने जा रहे हैं। लेकिन आज हम चाहेंगे कि जो हमने सुना आपको भी सुनवाते हैं। ये बहुत अच्छे शायर हैं। थोड़ा सा आज शायरी पर भी आपकी बात हो जाती है, तो सबसे पहले किसी शायरी से ही शुरुआत करते हैं। क्या पेश करना चाहेंगे आप? इस समय हम सारिक कैफ़ी को पढ़ रहे थे, बहुत ही उम्दा शायर हैं। उनकी 4 लाइनें हैं। आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पे गुजारा था कभी, आज कितने गम हैं रोने के लिए, एक तेरे दुख का सहारा था कभी, एक तेरे दुख का सहारा था कभी, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। क्या बात है, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतना हिजाबों। एक बात यहाँ पर है, आपने 2 अलग अलग गज़लों के जो शेर हैं वो सुनाए हैं, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, टूटा हुआ दिल, है ना, एक बिरहा। तो यही आपकी चयन वस्तु क्यों है साहित्य में? मैं प्रेम में ही अधिकतर शायरी सुनता हूँ, क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा। एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते हैं, इतना स्ट्रक्चर रहता है सब,
ये लिबरेट करता है प्रेम कहीं ना कहीं सारी तैयारियों से। नहीं तो प्रेम तो एक करुणा वाला भी होता है, हम्म। लेकिन आपका जो प्रेम है ये एक नायक नायिका वाला प्रेम है, तो आपने इसी प्रेम को क्यों चुना, वो प्रेम क्यों छोड़ दिया? आकर्षित ज़्यादा करता है ये। अच्छा, ये प्रेम आकर्षित ज़्यादा करता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं जो साहित्य पे थोड़ी बहुत पकड़ रखते हैं और निरंतर उस पर दक्षता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग तो हैं बहुत अच्छा लिखते पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो साहित्य में अपनी दक्षता सिद्ध कर सकें, साहित्य को समझ सकें, अच्छा साहित्य लिख सकें, क्योंकि आप साहित्य के अच्छे पाठक हैं, अच्छे लेखक हैं, तो साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, जो साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज। साहित्य में जो रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए यही कहना चाहेंगे, वो पढ़ें। सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना कम हो रहा है। पढ़ना कम हो रहा है, पढ़ना लिखा ज़्यादा जा रहा है। ये नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे मालूम चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और सिर्फ साहित्य नहीं, हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। कुछ समय पहले हमने उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान की डायरेक्टर से आप लोगों को मिलवाया था। उन्होंने भी यही बात कही थी कि आज के जो साहित्यकार हैं, नए साहित्यकार, नए कलमकार, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पढ़ें, क्योंकि लिखने से पहले पढ़ना ज़रूरी है। तब आप समझ सकेंगे कि क्या क्या लिखा जा चुका है और क्या लिखे जाने की ज़रूरत है। तब आप जो लिखेंगे वो प्रासंगिक होगा। वही बात आज खुशहाल कह रहे हैं कि आप अगर साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो लिखने से पहले आप पढ़िए। पढ़कर जब आप लिखेंगे तो आप जो लिखेंगे वो प्रासंगिक होगा। तो ये एक छोटी सी मुलाकात थी आज खुशहाल जी से। 2 विषय थे, दोनों पे हमने बात की। एक कैसे आप परीक्षा पर बातचीत करेंगे, दूसरा साहित्य, खासकर ये बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं। एक उनके लिए भी मैसेज है कि आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़िए, तलाशिए आवश्यकता जिस पे कलम चलाई जानी चाहिए, और अच्छे से अच्छा लिखिए, और जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में एक नया कीर्तिमान हासिल करिए, ताकि हम आप तक पहुँचें और आपसे भी बात करें और आपके जरिए अन्य विद्यार्थियों तक मैसेज पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.